नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 4। कल हमने जो चौथी यूनिट है इसका जो पहला पार्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन समस्याओं का संप्रत्यय, इसका जो पहला पार्ट है वो हम पूरा कर चुके हैं। और पहले पार्ट में मैंने आपको जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे संबंधित और समायोजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे बिंदु आपको क्लियर करवा चुका हूँ। और कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक समायोजित व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, समायोजन की जो समस्याएं हैं उनमें जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं, कारण हैं, वो क्या क्या हैं। उसके विपरीत हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति समायोजित नहीं होता है उसको हम कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। तो आज के वीडियो की जो शुरुआत है, जो पहले पॉइंट का जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि चौथी यूनिट में जो 3 पॉइंट हैं इसमें हम तीनों पॉइंटों को पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो जो पहला जो बिंदु था मानसिक स्वास्थ्य, इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं कल बता चुका हूँ कि आज इस दूसरे पार्ट में हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण और तथ्य जो बाकी थे उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वीडियो की जो शुरुआत है वो हम कुसमायोजित व्यक्ति से करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कुसमायोजित व्यक्ति निम्न रोगों से ग्रसित होता है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि कल जो सेकंड पार्ट होगा, यानी आज का जो पार्ट है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट हो। क्योंकि आप देख चुके हैं कि ये जो मैं आप पढ़ाऊँगा इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भी पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हल करेंगे वहाँ पर इनमें से अनेक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु मैंने यही लिया है कि कुसमायोजित व्यक्ति किन किन रोगों से ग्रसित होता है। तो यहाँ पर वो 3 रोग मुख्य हैं जिनसे वो ग्रसित होता है। और 3 रोगों में जो पहला है वह कुंठा, जिसको हम भग्नाशा भी कहते हैं। इस शब्द की जो व्याख्या है, अर्थ, वो मैंने कल भी बताया था, 2 शब्दों से मिलकर बना है, भग्न और आशा। भग्न का मतलब टूटना और आशा का मतलब है जो उम्मीद, यानी व्यक्ति कोई उम्मीद लगाए बैठा है और वो उम्मीद जब टूट जाती है प्रयत्न करने के बावजूद भी, तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है, भग्नाशा का शिकार हो जाता है। और ये कुसमायोजित व्यक्ति के रोगों में इसकी गिनती की जाती है। तो देखते हैं कुंठा और भग्नाशा क्या होती है। कि आवश्यकता की पूर्ति में बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक जो तनाव है उसी को हम कुंठा कहते हैं। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है और उस प्रयास में बाधा से उत्पन्न जो संवेगात्मक जो तनाव है, यानी उसकी पूर्ति में बाधा आएगी, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तो संवेगात्मक जो तनाव उत्पन्न होगा उसे ही हम कुंठा या भग्नाशा कहते हैं। दूसरे प्रकार से इसको समझें तो प्रयत्नों के ऊपर विफलता का बोलबाला, यानी व्यक्ति जो प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि वो विफल हो जाता है, विफलता का उस पर बोलबाला यानी विफलता हावी हो जाती है, उसी को हम कुंठा या भग्नाशा कहते हैं। अब ये जो कुंठा और जो भग्नाशा है इसके जो मुख्य कारक हैं उनको भी 3 प्रकारों में इसको यहाँ बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 प्रकार हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक कौन कौन से हैं? वेतन कटौती, नक्सलवाद आदि। मान लीजिए व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, किसी कार्य पर जाता है, तो वहाँ उसको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन प्राप्त होता है और उसी वेतन के अनुसार वो अपनी आवश्यकताएं निश्चित कर लेता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब उसकी वेतन कटौती होगी तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी और वह कुंठा का शिकार हो जाता है। इसी तरह से जो नक्सलवाद है ये भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो इन दोनों को ही बाह्य कारकों में गिना गया है। अगला है कुंठा के आंतरिक जो कारक हैं, जो कारण हैं, उनमें से है शारीरिक दोष, अंतः द्वंद्वता, यानी अंदर जो उत्पन्न जो द्वंद्वता है, द्वंद्वता को भी हम आगे पढ़ेंगे, यानी 2 चीज़ों के बीच में जो कश्मकश चलती है उसी को हम द्वंद्वता कहते हैं। क्योंकि संस्कृत में जो द्वंद्व शब्द है इसकी व्याख्या भी है द्वौचय, द्वौचय से द्वंद्व, यानी 2 और द्वंद्व समास भी होता है जहाँ पर और शब्द से 2 या अधिक शब्दों को मिलाया जाता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। तो शारीरिक दोष भी इसके आंतरिक कारकों में, कुंठा और भग्नाशा के आंतरिक कारकों में इसकी गिनती होती है। अंतः द्वंद्वता भी आंतरिक कारक है। नैतिकता, उच्च आदर्श, महत्वाकांक्षा का ऊंचा स्तर, धैर्य और लगन की कमी। तो यहाँ आपको सिर्फ बिंदु याद रखना है
कि कुंठा और भग्नाशा के आंतरिक कारक कौन कौन से हैं और बाह्य कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में कुंठा या भग्नाशा से संबंधित अगला जो बिंदु है वो है प्रतिक्रिया, यानी व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत प्रयास करता है और जब प्रयास उसके विफल हो जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो प्रतिक्रियाओं में पहली प्रतिक्रिया है प्रयास संख्या में वृद्धि, यानी वह आवश्यकताओं की पूर्ति के जो प्रयास कर रहा है उसकी संख्या में वृद्धि कर देगा, यानी और ज़्यादा प्रयास करने लग जाता है। समझौतावादी उपाय, या फिर वो ऐसे उपाय अपनाने लग जाता है जिसमें समझौते वाली भावना हो। जैसे मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा है और वो दोनों ही नहीं मान रहे हैं, उसका कोई उपाय नहीं है, तो बीच का रास्ता निकालते हैं समझौता। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति कुंठित है, कुंठा का शिकार है, भग्नाशा का शिकार है, तो समझौतावादी उपाय वो अपनाने लगता है, ये उसकी दूसरी प्रतिक्रिया है। तीसरी है पलायनवादी व्यवहार, यानी भागना, यानी जिस कार्य के प्रति वो लगन से कार्य कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो इस कुंठा से बचने के लिए वो पलायनवादी यानी वहाँ से भागना ही उचित समझता है। और तीसरा है हिंसात्मक या आक्रामक व्यवहार, यदि वो वहाँ से पलायन नहीं करता है, उस चीज़ को छोड़कर वहाँ से भागता नहीं है, तो उसका जो व्यवहार है वो आक्रामक होगा या हिंसात्मक होगा। यानी व्यक्ति जब तक ही हिंसात्मक नहीं रहता है, जब तक वो प्रयास के अनुरूप उसको सफलता मिलती जाती है, और प्रयास करने पर भी, बार बार प्रयास करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है, बार बार विफलता हाथ लगती है, तो ये स्वाभाविक है कि उसका जो व्यवहार है वो या तो वहाँ से पलायन कर जाएगा या फिर वो हिंसात्मक हो जाएगा। तो ये कुसमायोजित व्यक्ति का पहला जो रोग है। दूसरा है द्वंद्व, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था, तो द्वंद्व दूसरे ये मानसिक रोग इसको मान सकते हैं कि दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवस्था, यानी दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाएं, ऐसी दो इच्छाएं जो आपस में विरोधी हैं, जिनके गुण मिलते नहीं हैं, उनके फलस्वरूप उत्पन्न जो मानसिक अवस्था है उसी को हम द्वंद्व कहते हैं। यानी दो चीज़ों के बीच विरोधी जो भावना, उसको हम द्वंद्व कहते हैं। अब द्वंद्व के प्रकार हैं, ये पूछा गया प्रश्न इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। तो द्वंद्व का पहला प्रकार है ग्राह्य ग्राह्य या उपागम उपागम द्वंद्व। तो जो ग्राह्य ग्राह्य जो द्वंद्व है उसी का दूसरा नाम है उपागम उपागम द्वंद्व। ग्राह्य ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, यानी दो सकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना। यानी व्यक्ति के सामने दो सकारात्मक लक्ष्य हैं, लेकिन उसको चुनाव एक का ही करना है, इसी को हम ग्राह्य ग्राह्य कहते हैं। नाम से ही याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। ग्राह्य का याद रखना है ग्रहण करना, दूसरे ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना। तो ग्राह्य ग्राह्य दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर आपको याद रख सकते हैं कि दो सकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना। जैसे उदाहरण है विवाह प्रस्तावों को चुनना, यानी कोई व्यक्ति है, सफल व्यक्ति है और उसके सामने अनेक सफल विवाहों के प्रस्ताव हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनना ग्राह्य ग्राह्य के अंतर्गत आता है। दूसरा जो द्वंद्व का प्रकार है उसका नाम है परिहार परिहार, जिसका विलोम पर्यायवाची है ताज्य ताज्य। जैसे ग्राह्य ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, वैसे ही ताज्य ताज्य का मतलब होता है छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य। अंतः द्वंद्व दो नकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना। वहाँ हमने पढ़ा था और बताया भी था कि दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, इसलिए दो सकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना ग्राह्य ग्राह्य है। और यदि व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य हैं कि दोनों ही नकारात्मक हैं, तो वो कौन से द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे, ताज्य ताज्य या परिहार परिहार। तीसरा जो द्वंद्व का प्रकार है उसका नाम है ग्राह्य परिहार। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था, आसान है। पहले में है ग्राह्य ग्राह्य, दूसरे में है ताज्य ताज्य, जिसको हम परिहार परिहार भी कहते हैं, और तीसरा दोनों से एक एक शब्द लिया है, पहले वाले से ग्राह्य लिया है और दूसरे वाले से परिहार। इसका मतलब है कि दो प्रबल सकारात्मक व नकारात्मक लक्ष्यों में से चुनाव, यानी व्यक्ति के सामने एक सकारात्मक हो और एक यदि नकारात्मक लक्ष्य है तो उसकी गिनती ग्राह्य परिहार द्वंद्व के अंतर्गत की जाती है। उदाहरण से हम समझें तो परिवार की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, यानी मान लीजिए कि कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा है किसी चीज़ को प्राप्त करना, वो किसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, लेकिन परिवार की इच्छा है कि वो उस चीज़ को ना अपनाए, वो विरोध करते हैं, तो इसकी गिनती तीसरे में होगी ग्राह्य, यानी खुद उसको ग्रहण करना चाहता है और परिवार उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, परिहार करना चाहता है। इसी को हम ग्राह्य और परिहार के नाम से जानते हैं।
अब हम देखते हैं कि द्वंद्वों का समाधान क्या है, क्योंकि कुसमायोजित व्यक्ति का पहला रोग था कुंठा धगनासा, दूसरा हो गया द्वंद्व। तो दूसरा जो रोग है द्वंद्व, उसका समाधान क्या है? जैसे बाधा, मान लीजिए वो किसी कार्य को करना चाह रहा है और दो उसके लक्ष्य सामने हैं जिनमें दोनों को उसको चुनाव करना है, और उसमें कोई बाधा आ जाए वो उससे दूर हो जाता है, तो ये भी एक समाधान है। पलायन हम समझ चुके हैं, यानी उससे दूर हो जाना। पुनर्रचना, अपने कार्य की जो शैली है उसकी दोबारा से रचना करना, उसको इस तरह से रचना करना कि जो द्वंद्व है उससे छुटकारा मिल जाए। प्रत्यावर्ती, वहाँ से लौट जाना, या समझौताकरण, यानी उस चीज़ से समझौता कर लेना, परिस्थितियों के साथ जैसी परिस्थितियाँ उसके अनुरूप ढल जाना ही समझौता है। तो ये द्वंद्वों का समाधान है। कुसमायोजित व्यक्ति का जो तीसरा रोग है तनाव, संतुलन में बाधा होने का अवबोध। यदि व्यक्ति संतुलित है और संतुलित रूप से वो जीवन, व्यवस्थित रूप से वो जीवन जी रहा है, और उसमें यदि कोई बाधा आ जाती है तो वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। और वर्तमान युग में ये सबसे खतरनाक रोग है तनाव, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन ही अनेक रोगों का कारण बनता है। बहुत सारे रोग इससे जुड़ कर के शरीर को व्याधियों से ग्रस्त कर देते हैं। तो ये भी एक कुसमायोजित व्यक्ति का ही रोग है तनाव। तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो वंशानुक्रम, यानी अपने वंशानुक्रम यानी माता पिता से प्राप्त कोई ऐसा जीन है जिसके कारण। शारीरिक स्वास्थ्य, यानी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो जाता है। शारीरिक दोष है, परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे तनाव उत्पन्न हो। समाज, विद्यालय, मानसिक आघात, यानी मानसिक उसको कोई आघात, ऐसी घटना घटी हो उसके साथ कि वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। निर्धनता, गरीबी भी एक तनाव का मुख्य कारण है। और मित्रों का प्रभाव, यदि उसके मित्र सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक विचारों वाले उसके मित्र हैं, उसको हमेशा ही नेगेटिविटी से युक्त विचारों को बात उससे करते हैं, तो भी व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो जाता है। तो ये 3 रोग थे जो कुसमायोजित व्यक्ति के थे। अब इन 3 रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनता है वो है रक्षात्मक युक्तियाँ। रक्षात्मक युक्ति का मतलब है कि ऊपर जो 3 रोग हमने बताए कुसमायोजित व्यक्ति के, इनसे बचने के क्या क्या व्यक्ति उपाय करता है, उसे ही हम रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं। और इनको हम उदाहरण से और इंग्लिश शब्दों के साथ समझेंगे, क्योंकि प्रश्न के निर्देशों में भी लिखा है यदि किसी प्रश्न में डाउट हो या मिस प्रिंट हो तो उसका जो अंग्रेजी उसका जो कन्वर्सेशन है, सामने अंग्रेजी में जो प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसलेट है, उसी को मान्य किया जाता है, उसी को मान्यता प्राप्त होती है। तो पहली रक्षात्मक युक्ति है अहम प्रतिरक्षा यंत्र। नाम से आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में वो एक उदाहरण देगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, उदाहरण में सब चीज़ लिखेगा, तो उसको कौन सी रक्षात्मक युक्ति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से वो प्रश्न होगा। जब हम पिछले प्रश्न पत्रों के सिलेबस होने के बाद आपसे चर्चा करूंगा, 2000 के लगभग प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहां पर आपकी ये क्लियर हो जाएंगे किस पॉइंट से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। फिर भी मैं यहाँ भी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से यहाँ प्रश्न बनता है। तो नीचे ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होंगे वहाँ 4 रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, तो आपको इस व्याख्या को समझना है। उस व्याख्या के अनुसार कोई भी उदाहरण आपके सामने आता है तो उसका अनुसार आपको यहाँ जवाब देना है। तो अहम प्रतिरक्षा यंत्र को इंग्लिश में कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है कि वातावरण या व्यवहार से प्राप्त कष्टों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति ऐसे व्यवहारों को अपनाने लगता है जो उसे तनाव से राहत पहुंचाते हैं। इसे ही अहम प्रतिरक्षा यंत्र कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपके पूछने का जो तरीका होगा इस तरह से होगा कि वातावरण या व्यवहार से प्राप्त कष्ट से मुक्ति या छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति जब ऐसे व्यवहारों को अपनाने लगता है जो उसे तनाव से राहत प्रदान करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, उसे कौन सी प्रतिरक्षा युक्ति के नाम से जाना जाता है, कौन सी रक्षात्मक युक्ति के नाम से उसको जाना जाता है। तो वहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए अहम प्रतिरक्षा यंत्र। दूसरी जो रक्षात्मक युक्ति है वो है क्षतिपूर्ति, जिसको हम कहते हैं कंपनसेशन। क्षति का मतलब होता है नुकसान और पूर्ति का मतलब तो भरपाई करना। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई नुकसान हो गया एक क्षेत्र में, तो दूसरे क्षेत्र में उसकी पूर्ति करना ही क्षतिपूर्ति कहलाता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक क्षेत्र में प्राप्त असफलता की पूर्ति अन्य क्षेत्र में
सफलता प्राप्त करके करना ही क्षतिपूर्ति कहलाता है। तो एक व्याख्या हो गई। दूसरे तरह से इसको समझें कि असंतोष को छिपाकर दूसरे क्षेत्र में संतोष प्राप्त करना। मान लीजिए किसी क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर रहा है और वहाँ पर उसको असंतोष, असफलता प्राप्त होती है, तो उस असंतोष या असफलता को छिपाकर यदि व्यक्ति उसकी भरपाई दूसरे क्षेत्र में करता है तो उस रक्षात्मक युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? इस तरह से प्रश्न होगा तो आपका वहाँ पर जवाब होना चाहिए क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए अंधा व्यक्ति गायक बनकर, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, तो उसकी वो पूर्ति कर सकता है एक अच्छा गायक कलाकार बन के, क्योंकि गायक कलाकार बनने के लिए आँखों की आवश्यकता नहीं है। तो आँखों के क्षेत्र में जो उसका नुकसान है उसको दिखाई नहीं देता है, उसकी पूर्ति वो अच्छा गायक बन करके कर सकता है। लोगों की प्रशंसा उसको प्राप्त हो सकती है, अच्छा गायक बन के वो वाहवाही लूट सकता है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और जैसे आपको ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर मैं जो उदाहरण बताऊँगा ये जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण परीक्षा में मिले, आपको सिर्फ इनकी प्रकृति मिलाना है कि ये जो उदाहरण है वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति से मेल खा रहा है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, जैसे असुंदर बालक अच्छे अंक ला करके। मान लीजिए कोई बालक है और वो बदसूरत है, उसको कक्षा में जो अन्य जो छात्र छात्राएँ हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति, उसकी जो भरपाई है वो कक्षा में अच्छे अंक ला करके, अच्छी पोजीशन लाकर कर सकता है। और कोई भी बालक हो यदि कक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है अच्छे अंक ला करके, तो अपने गुरुजियों का और अपने साथ पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इन दो उदाहरणों से आपको समझना है कि इसी तरह से दूसरा भी उदाहरण पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि किसके अंतर्गत इसको माना जाता है, तो वो होगा क्षतिपूर्ति। तीसरी है युक्तिकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको हम समझेंगे कि दोष युक्त पुष्टि प्रस्तुत करके अपने दोषों, असफलताओं को छिपाने का प्रयास। मान लीजिए कि व्यक्ति असफल हो गया है और उसको लोग टोकते हैं, तो ऐसे ऐसे वो तर्क प्रस्तुत करता है जो दोष युक्त हैं, फिर भी वो उनको सही ठहराने का यदि प्रयास करते हैं, इसी को हम युक्तिकरण कहते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है जो बचपन में हमने कहानी पढ़ी है। लोमड़ी वाले, एक लोमड़ी है, उसको ना अंगूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऊंचे होते हैं, बार बार उछलती है और अंगूर उसके हाथ नहीं लगते हैं, तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो बिल्कुल ये बात दोष युक्त है, फिर भी वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कहती है। तो अंगूर खट्टे हैं, ये जो उदाहरण है इसको हम किस नाम से जानते हैं? युक्तिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी तरह से इसको सरल भाषा में समझे तो इसको कहेंगे कि कमियों को स्वीकार न करके युक्ति युक्त करने का प्रयास करना। यानी व्यक्ति में कोई कमी है और उसको लोग टोकते हैं तो स्वीकार नहीं करता है, और स्वीकार करने के बजाय युक्ति युक्त यानी बेढंगे वो तर्क प्रस्तुत करता है कि वो अपने आप को सही साबित करे। तो इस रक्षात्मक युक्ति को ही हम क्षतिपूर्ति कहते, युक्तिकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण इसका दिया है कि प्रातः देर से उठने पर यह कहना कि जग तो बहुत पहले गया था किंतु सिर दर्द होने के कारण उठ नहीं पाया। तो पहला उदाहरण अंगूर वाला हो गया। दूसरा उदाहरण मान लीजिए कोई बालक है और उसकी आदत है कि वो देर से उठना, और जैसे ही सूर्योदय के पश्चात वो उठ रहा है और घर वाले उसको टोकते हैं कि लेट उठ रहा है, तो एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करता है कि जग तो मैं बहुत पहले गया था सूर्योदय से पहले, लेकिन सरदर्द होने के कारण मैं उठ नहीं पाया। इसी को हम युक्तिकरण के नाम से जानते हैं। तो दोनों उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। अगला जो उपाय है उसको जानते हैं दिवा स्वप्न, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डे ड्रीमिंग। दिन में सपना देखना यानी कल्पना करना। कि जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो कल्पना लोक में चिंतन करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कार नहीं खरीद सकता, तो वह कल्पनाओं में कार चलाना जो उसका जो आनंद है वो प्राप्त करता है। इसी चीज़ को हम डे ड्रीमिंग के नाम से जानते हैं, दिवा स्वप्न के नाम से जानते हैं। कल्पनाओं द्वारा कुंठा, तनाव, संघर्ष को कम करना, और जिस चीज़ों से उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हुई है उसका जो उसके जीवन में उससे जो कुंठा उत्पन्न हुई है, जो तनाव उत्पन्न हुआ है, जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है,
उसको वो कल्पनाओं में उस कार्य को पूरा करके कम करने का प्रयास करता है। अगली जो युक्ति है उसका नाम है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण का मतलब फेंकना। यहाँ फेंकने का मतलब होगा कि जब व्यक्ति मानसिक पीड़ा या तनाव से ग्रसित होता है तो वह उस तनाव को बाहर निकाल करके किसी अन्य पर आरोपित कर देता है। तो यहाँ फेंकने का मतलब है कि अपनी पीड़ा या तनाव को दूसरे व्यक्ति पर थोप देना, फेंक देना। अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरों की कमियों को उजागर करना। और इस चीज़ को करने के लिए वह क्या करता है, मान लीजिए वो किसी समूह में खड़ा हुआ है और वो अपने लोग उसके दोषों की तरफ ध्यान नहीं दे, उसकी योग्यता को ना देखें, तो बार बार जो दूसरे लोग हैं उसकी कमियों को उजागर करता है अपने दोषों को छिपाने के लिए। इसे ही हम प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। अगली जो छठे नंबर की जो युक्ति है उसका नाम है तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, यानी अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति की तरह समझना, एकाकार स्थापित कर लेना। और ये लगभग कोई फिल्म देखता है तो अच्छा व्यक्ति है जो अपने आप को हीरो के समकक्ष समझने लगता है, और जो बुरा व्यक्ति वो अपने आप को विलन के रूप में अपने आप को मानने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। तो इसी तरह से किसी दूसरे के साथ अपने आप को स्थापित कर लेना ही तादात्मीकरण कहलाता है। उदाहरण से इसको समझे कि अन्य की उन्नति में अपनी उन्नति समझना या अन्य के दुख को अपना दुख समझना। मान लीजिए कोई ट्रेजेडी वाली दुखांत कोई मूवी है और उसमें बार बार ऐसी घटनाएं दिखाई जा रही हैं जो अपने अंदर तक लग जाती हैं, और देखते ही देखते हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो कोई सच्ची घटना नहीं है, ना ही अपने जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा कि जब व्यक्ति अपनी उन्नति में दूसरे की उन्नति समझता है, अन्य की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है और अन्य के दुख को अपना दुख समझने लग जाता है, तो ये कौन सी युक्ति कहलाती, रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? तो इसका आपका जवाब होगा तादात्मीकरण। सातवें नंबर की रक्षात्मक युक्ति है जिसका नाम है प्रतीप गमन। प्रतीप का संस्कृत में मतलब होता उल्टा और गमन का मतलब होता जाना, यानी वापस पूर्व अवस्था में जाना ही प्रतीप गमन कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन, यानी ऐसे व्यवहारों को अपनाना जो उसकी अवस्था व विकास के प्रतिकूल माने जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो प्रौढ़ अवस्था में है और वो यदि किशोर अवस्था के जैसे हरकत करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, उसको हम प्रतीप गमन कहते हैं, यानी पीछे के अवस्था की जो हरकत करता है उसको हम प्रतीप गमन कहते हैं। उदाहरण भी दिया है कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफलता प्राप्त करने पर बालकों की तरह रोना। जैसे बाल्य अवस्था में कोई बालक अपना खिलौना टूटने पर या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर, किसी के कुछ कहने पर रोने लग जाता है, उसी तरह से यदि कोई प्रौढ़ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है और किसी क्षेत्र में उसको असफलता प्राप्त हो जाती है और उस असफलता के कारण यदि वो बाल्य अवस्था की तरह रोता है, इसी को हम प्रतीप गमन कहते हैं। अर्थात इसको सरल भाषा में पूर्व अवस्था में लौटना लिख भी दिया है मैंने। प्रतीप का मतलब उल्टा, पूर्व में, और गमन का मतलब लौटना, यानी अपनी पहली अवस्था में वापस लौटना ही प्रतीप गमन कहलाता है। आठवें नंबर की रक्षात्मक युक्ति है दमन, जिसको हम कहते हैं रिप्रेशन। दोनों ही महत्वपूर्ण, इसके बाद समन आएगा और इसका नाम है दमन। तो दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले है दमन, यानी आवेग या इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देना, यानी चले जाना। फ्रायड ने बताया कि जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वे अचेतन मन में चली जाती, इसी को हम दमन कहते हैं, यानी दबा लेना। यानी व्यक्ति के कई इच्छाएं होती हैं, कई आवेग होते हैं, कई आवश्यकताएं होती हैं जो खूब प्रयास करने पर भी यदि वो पूरे नहीं होते हैं तो धीरे धीरे वो जो इच्छाएं हैं वो अचेतन मन में चली जाती है। अब ये अचेतन मन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो पिछली यूनिट है उसमें पढ़ चुके हैं। फ्रायड का जो सिद्धांत है वो भी हमने बताया आपको। तो अचेतन मन में चले जाना ही दमन कहलाता है। इसके आगे है समन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्रेशन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं इंग्लिश में भी कि जानबूझकर आवेगों को अचेतन में धकेल देना। यानी दमन और समन में इतना ही अंतर है कि किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो धीरे धीरे वो अचेतन मन में स्वतः ही यदि चली जाए तो उसको तो हम कहते हैं दमन। और व्यक्ति की कोई इच्छा है, कोई आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो रही है तो व्यक्ति जानबूझकर यदि उसको अचेतन मन में धकेल देता है तो उसको हम कहते हैं समन। तो यही दोनों में अंतर है, समन और दमन।
लिखा भी है कि दमन में व्यक्ति को पता नहीं रहता और समन में व्यक्ति को पता रहता है कि उसकी कौन सी इच्छाएं अचेतन मन में चली गई हैं। दमन और समन दोनों में ही असामाजिक इच्छाएं अचेतन का अंग हो जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी रक्षात्मक युक्ति है जिसमें असामाजिक इच्छाएं अचेतन का अंग हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन में जवाब होगा दमन, या फिर अलग से होगा समन, या फिर एक ही ऑप्शन में लिख सकता है दमन और समन दोनों। तो आपको अच्छी तरह याद रखना है कि दोनों ही ऐसी रक्षात्मक युक्ति हैं जिसमें जो असामाजिक जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की जो पूर्ति है वो अचेतन का अंग हो जाती हैं। दोनों में अंतर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। 10वीं जो रक्षात्मक युक्ति है उसका नाम है मार्गांतीकरण। मार्ग का मतलब तो रास्ता, अंतिकरण है दूसरा रास्ता अपना लेना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। कि जब व्यक्ति की दमित भावनाएं, यानी दमन हम पढ़ चुके हैं कि नमत भावनाएं या असामाजिक प्रवृत्तियां इच्छाएं सामाजिक व वांछनीय स्वरूप ले लेती हैं तो उसकी निराशाओं कुंठाओं का शोधन हो जाता है। इसे ही हम मार्गांतीकरण कहते हैं। इसको दोबारा हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति है और उसकी दमित इच्छाएं, अचेतन मन में कोई इच्छाएं पड़ी हुई हैं या फिर असामाजिक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको सामाजिक या वांछनीय स्वरूप मिल जाते हैं, यानी समाज की उसको स्वीकृति मिल जाती है, तो वैसे उसकी निराशा और कुंठा शोधन हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि कोई भी इच्छा है जो जब भी कुंठा का कारण बनेगी जब वो समाज के विपरीत हो। यदि समाज उसे स्वीकार कर लेता है, उसको मान्यता दे देता है, उसको वांछनीय कर देता है, तो व्यक्ति को उससे प्रसन्नता मिलती है और उसकी जो कुंठाएं हैं उसका शोधन हो जाता है। इसे ही हम मार्गांतीकरण कहते हैं। उदाहरण कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कुसंगति में पड़ गया है, ऐसे बालक को खिलाड़ी या सामाजिक कार्यकर्ता आसानी से बनाया जा सकता है। तो उसकी कुसंगति की जो ताकत थी, वहाँ पर जिन जिन चीज़ों को वो प्रयोग में ला रहा था, उन्हीं चीज़ों को यदि वो खेल और सामाजिक कार्यों में यदि उसका यूज करने लग जाता है तो उसको एक सामाजिक मान्यता मिल जाती है। इसी को हम मार्गांतीकरण कहते हैं। यानी उसकी जो क्रियाकलाप है, उसकी जो हरकतें हैं, उसको दूसरे क्षेत्र में यूज लेना ही मार्गांतीकरण है। 11वीं रक्षात्मक युक्ति है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें व्यक्ति भग्नाशय या कुंठा को दूसरी ओर विस्थापित कर देता है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको विस्थापित कर देना। जैसे उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा गया उदाहरण है कि ऑफिस में अधिकारी द्वारा डांटे जाने पर क्रोध को घर जाकर के परिवार के सदस्यों पर उतारना। मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उसके किसी गलती के कारण उसका जो बॉस है, उसका जो अधिकारी है, उसको ऑफिस में डांट देता है, तो वहाँ पर उसकी मजबूरी होती है कि वो बॉस को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस क्रोध को दबा करके जैसे ही घर आता है तो अपने बच्चों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर उस क्रोध को पूरा का पूरा उड़ेल देता है, उतार देता है। इसी को हम कहते हैं विस्थापन, यानी एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह उतारना। इसको विस्थापन नाम से जाना जाता है। 12वीं रक्षात्मक युक्ति है प्रतिकरण, यानी प्रति का मतलब होता उल्टा और करण का मतलब करना, यानी वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया करना ही प्रतिकरण कहलाता है। उदाहरण है कि बॉस की डांट पर विनम्रता प्रकट करना, यानी बॉस डांट रहा है और उसके प्रति यदि कर्मचारी है वो विनम्रता प्रकट करता है, इसको हम प्रतिकरण के नाम से जानते हैं। 12वीं के बाद में अगली जो रक्षात्मक युक्ति है, इसको भी मैंने 12 नंबर दिया है, यहाँ पर आपको इसको 13 मानना है। कि जो अगली जो रक्षात्मक युक्ति है उसका नाम है उन्नयन या उदात्तीकरण, यानी इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रचनात्मक कार्यों से करना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उस इच्छा की पूर्ति वह ऐसे कार्य से कर लेता है जिस कार्य को समाज की मान्यता प्राप्त है। जैसे उदाहरण है कि बांझ द्वारा नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखभाल। बांझ कहते हैं ऐसी महिला जिसके किसी कारणवश बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उस महिला की इच्छा होती है कि वो भी बच्चों को खिलाए, तो उसकी पूर्ति वो किसी नर्सरी स्कूल में नौकरी करके या फिर किसी अन्य तरीके से वहाँ पर जा कर के बच्चों की देखभाल करते उनको खिलाती है, तो उसकी इच्छा है बच्चों को खिलाने की, देखभाल करने की, वो पूरी हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं उन्नयन या उदात्तीकरण। तो ये थी 13 रक्षात्मक युक्तियाँ जो आप देखेंगे पिछले प्रश्न पत्रों में बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएंगे। किसी में उदाहरण से प्रश्न पूछा गया है तो किसी में खुद की परिभाषा देकर के वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, या फिर प्रश्न में रक्षात्मक युक्ति का नाम दे देगा
कि निम्न में से मार्गान्तीकरण का उदाहरण कौन सा है। अगला हमारा बिंदु है व्यक्तित्व का कुसमायोजन। तो व्यक्तित्व का जो कुसमायोजन है वो क्यों होता है, ये व्यक्ति कुसमायोजित क्यों हो जाता है, तो जो कारण है वो है असफलताओं से हतोत्साहित होने पर। यानी बार बार उसको असफलता मिलती है तो उसका जो उत्साह है वो मर जाता है, उसी को हम कहते हैं हत यानी मरना, उत्साह यानी उत्साह का। हतोत्साहित हो जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। संतुलन नहीं और अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही उसको असफलता होती है, हतोत्साहित होता है, तो अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता है और वह अपने आप को समायोजित करने में भी दिक्कत महसूस करता है और व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। मस्तिष्क में एक द्वंद्व मचा रहता है। कुसमायोजित व्यक्ति का जो मस्तिष्क उसमें हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है कि क्या करे और क्या नहीं करे, ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता होती है। अगला जो बिंदु है कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो शारीरिक लक्षणों में आपको याद रखना है बेचैनी होगी, हकलाहट होगा, आवेग होगा। और यदि कोई व्यक्ति समायोजित है तो ये चीज़ें उसके जीवन में नहीं रहती हैं। तो एक से हम दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। यदि इसके विपरीत गुण है तो व्यक्ति समायोजित कहलाएगा, और यदि किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो कुसमायोजित व्यक्ति कहलाएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी आपको याद रखना है कि शारीरिक कौन से हैं, सांवेगिक कौन से और मानसिक कौन से हैं। तो बेचैनी, हकलाहट, आवेग कुसमायोजित व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों में इनकी गिनती होती है। अगला है सांवेगिक लक्षण है। संवेगों से संबंधित कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण है क्रोध, भय, प्रेम और ईर्ष्या। संवेग वाली यूनिट में हमने इनके बारे में पढ़ा था। तीसरा जो प्रकार है वह मानसिक लक्षण, अशांति। जो कुसमायोजित व्यक्ति होगा वो अशांत होगा। मनस्ताप, उनको हमेशा मन में पश्चाताप रहता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यानी हमेशा अपने कार्यों के प्रति पश्चाताप प्रदर्शित करते रहता है। आत्मविश्वास की उसमें कमी होती है। तो कुसमायोजित व्यक्ति के ये जो तीन हैं इनको मानसिक लक्षणों के अंतर्गत गिना जाता है। कुसमायोजित बालक को समस्यात्मक बालक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लिखने का उद्देश्य यही है कि अभी तक हमने केवल कुसमायोजित शब्द को पढ़ा है। किसी किसी प्रश्न में समस्यात्मक शब्द भी मिल जाता है तो वो नया शब्द ना समझे। कुसमायोजित व्यक्ति या बालक को ही समस्यात्मक व्यक्ति या बालक कहा जाता है। दोसाझ एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, व्यक्ति का नाम है। दोसाझ ने इन कुसमायोजित यानी समस्यात्मक बालकों को 3 वर्गों में बांटा है। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने का जो पॉइंट है वो ये है कि दोसाझ ने समस्यात्मक या कुसमायोजित बालकों को कितने वर्गों में बांटा है। तो पहला जवाब हो जाएगा 3 वर्गों में। और 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत समस्या वाले, यानी ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित हैं। दूसरा है सामाजिक या नैतिक समस्या वाले, क्योंकि हमने कारणों में पढ़ा था कि कुसमायोजित व्यक्ति के कुसमायोजित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, नैतिक आदर्श, उच्च आदर्श भी हो सकते हैं। तो ऐसे बालकों को दोसाझ ने इस वर्ग में रखा है। और तीसरा है विशिष्ट समस्या वाले बालक। विशिष्ट समस्या का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बालक बहरा है, उसको हम विशिष्ट समस्या वाले बालकों में उसको रखते हैं। आगे की यूनिटों में हम ये जो शब्द है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में भी ये शामिल है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दोसाझ ने समस्यात्मक बालकों को 3 वर्गों में बांटा है। तीनों वर्गों के नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। कुसमायोजन के कारण क्या क्या हैं? तो आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, यानी माता पिता या अपनी पीढ़ियों से प्राप्त कारण भी हो सकते हैं। शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, संवेगात्मक कारण भी हो सकते हैं, क्रोध, ईर्ष्या जो हमने पढ़ा है। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और मानसिक कारण भी हो सकते हैं। अब इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये शब्द मैं पिछला जो वीडियो था, जो चौथी यूनिट के पहले पॉइंट का पहला जो पार्ट था, वहाँ भी इन शब्दों के बारे में खूब आपको बता चुका हूँ। और इससे पहले जो पॉइंट है इसी वीडियो में, वहाँ भी इन शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ याद रखना है कि कुसमायोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है आनुवांशिक कारण, दूसरा शारीरिक कारण, तीसरा संवेगात्मक कारण, चौथा है सामाजिक कारण और पांचवा है मानसिक कारण। अगला और लास्ट हमारा बिंदु है कुसमायोजित बालकों की शिक्षा, यानी विद्यालय का स्वच्छ वातावरण रख करके, सहयोग व मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनके साथ करके, शिक्षा बालक के स्तर और रुचि के अनुसार, नैतिक, धार्मिक व यौन शिक्षा दे करके, और आर्थिक मदद करके। यानी इन चीज़ों की सहायता से विद्यालय के द्वारा
कुसमायोजित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। उसकी जो कुंठा है, उसकी जो भग्नाशा है, उसका जो द्वंद्व है, जो हमने 3 जो रोग पढ़े हैं कुसमायोजित व्यक्ति, उनको कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। समायोजन के विभिन्न तरीके, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनके अलावा? परामर्शन व निर्देशन, यानी व्यक्ति को निर्देश या परामर्श देकर भी उसको समायोजित किया जा सकता है। खेल उपचार, अनेक ऐसे खेल हैं जिनके द्वारा भी उसको समायोजित किया जा सकता है। पुनर्समायोजन, दोबारा समायोजित करके। मनोविश्लेषण, जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो उसके मनोदशा का विश्लेषण करके, हिस्ट्री जान करके भी उसको समायोजित किया जा सकता है। मनोरंजन के द्वारा, मनोभिनय यानी अभिनय करके, परिवार के वातावरण में सुधार करके, सामाजिक वातावरण को ठीक करके, विद्यालयी वातावरण जिसके कारण वो कुसमायोजित हुआ है उसमें सुधार करके। यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि जो कारण है कि सामाजिक वातावरण के कारण भी कुसमायोजित हो जाता है, तो उन कारणों को चिन्हित करेंगे और उनको दूर करेंगे और उससे उसको समायोजित किया जा सकता है। शिक्षक व मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देकर के, शिक्षक, जैसे हमने पढ़ा था कि समायोजन में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है, कल वाले में पढ़ा था, तो शिक्षक भी समायोजित कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी के अनुसार भी उसके जो कुसमायोजन के जो कारण है को दूर करके व्यक्ति को समायोजित किया जा सकता है। तो आज इसी के साथ में हमारे जो चौथी यूनिट का जो पहला पॉइंट था वो पूरा होता है। कल वाले वीडियो में या अगला जब भी वीडियो होगा उसमें हम जो दूसरा पॉइंट है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि और इसके निहितार्थ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।